नमस्कार विद्यार्थियों। भारत का भौतिक प्रदेश में आज तटवर्ती मैदान पढ़ेंगे और इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे द्वीप समूह और आज इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो भारत के भूगोल से संबंधित बनाए हैं। अगर अभी आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक तटवर्ती मैदान। देखो, इससे पहले आपने जो आपने पार्ट पढ़े हैं भारत के भौगोलिक प्रदेशों में, वो सबसे पहले यहाँ पर हिमालय पढ़ा, उसके नीचे आपने जो उत्तरी भारत के मैदानी प्रदेशों में वो पढ़े और साथ में यहाँ पर पढ़ा मरुस्थल, और उसके बाद में लास्ट में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है तटवर्ती मैदान और उसके बाद में बचेंगे द्वीप समूह, जो कि आज की क्लास में समाप्त करने की कोशिश से करेंगे। अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जलवायु से संबंधित, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो वो टॉपिक कल की क्लास में करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तटवर्ती मैदान, तो यह है भारत के तटवर्ती भागों में पर पाए जाने के कारण। अब देखो, दोनों तटवर्ती जो भाग हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तटवर्ती मैदान, और ये जो नदियाँ हैं अधिकतर उन्हीं से बने हुए हैं। तो ये मैदान कच्छ का, देखो यहाँ से कच्छ का प्रायद्वीपीय भाग यहाँ से लेकर यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी तक ये विस्तृत है, और ये लगभग 6000 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है। और इस मैदान का निर्माण विभिन्न नदियों द्वारा किया गया है। अब देखो, दोनों तरफ जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत से प्रायद्वीपीय प्रदेशों से निकलने वाली, इन छोटी छोटी पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनके द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस मैदान का निर्माण विभिन्न नदियों के द्वारा हुआ है, और साथ में इस मैदानी भाग को आप 2 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो बांटेंगे आप यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी, और यहाँ से यहाँ तक पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो 2 ही भागों में पश्चिमी और पूर्वी रूप में आप बांटेंगे। फिर इनको अलग अलग भागों में, जैसे कि आप पश्चिमी को 6 भागों में बांटेंगे, यहाँ पर कच्छ का मैदान ऐसे करके 6 भागों में यहाँ पर बांटना है, और इधर 3 भागों में बांटकर अभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, तटवर्ती भागों को 2 भागों में पूर्व और पश्चिम में बांटते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान, जैसे कि इस भाग को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कच्छ प्रायद्वीप से कन्याकुमारी के मध्य स्थित पश्चिमी तटवर्ती मैदान का निर्माण नदमुख का मतलब होता है जैसे नदी सीधी समुद्र में गिर रही है, तो नदमुख के द्वारा इन जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है उनका हुआ, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं और ऊंचाई पश्चिमी तट की अधिक है। ये भी कारण आगे आ जाएगा। तो नदमुख बनाने वाली नदियाँ विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी छोटी दूरी होती है और सीधी कहाँ पर गिर जाती हैं, समुद्र में। अतः यह संकड़े मैदान होने से इनकी चौड़ाई है लगभग 50 से 100 किलोमीटर के बीच की ही है। यानी कि ये पश्चिमी जो तटवर्ती है मैदानी भाग, इसकी चौड़ाई कम है, और औसत अगर देखें तो आप 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानेंगे, लेकिन वैसे देखें तो 50 से 100 के बीच में इसकी लगभग पाई जाती है। ठीक है, इस तटवर्ती मैदानी प्रदेश को निम्नलिखित प्रदेश अलग भागों में भी आप बांट सकते हैं। अब देखो, जो कि मैंने बताया था कि नदमुख निर्माण करने का, पश्चिमी जो तटवर्ती में नदियां हैं वो नदमुख का निर्माण करती हैं, और इसका कारण क्या है, तो नदी प्रवाहित क्षेत्र से कठोर चट्टानों से, इधर की साइड आपको पता है कि कठोर चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों से होकर नदियों के गुजरने के कारण ये अपर्दन करने में साथ में कम अवसाद लेकर आती हैं, और ये नदी के मार्ग हैं वो छोटे भी होते हैं, इस कारण ये इकट्ठा नहीं कर पाती हैं अवसाद, और इसी कारण मैदानों का कम विस्तार है। ठीक है, और साथ में नदी की जो अत्यधिक तीव्र गति होती है, क्योंकि ये ऊंचे भी हैं, तो इस कारण ये सीधे महासागर में गिरती हैं। ठीक है, तो कम मैदानी भाग का जो आपसे पूछे कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान है उनका विस्तार कम क्यों है, चौड़ाई कम क्यों है, तो ये कारण आप दे सकते हैं। जिन क्षेत्रों में ज्वारीय गतिविधियां अधिक होती हैं वहाँ नदियों जो भी अवसाद जमा करती हैं वह ज्वार के द्वारा हटा दिए जाते हैं, और अतः नदी बिना अवसाद जमा किए सीधे महासागर में गिरने से नदमुख का निर्माण होता है। अगर यहाँ से ये भी पूछ ले कि नदमुख क्या है, तो आपको ये बताना है कि जब नदी
के बिना अवसाद जमा किए सीधी महासागर में गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं? नदमुख का निर्माण उससे होता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान को आप 6 भागों में बांटेंगे। जैसे कि ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, इसको 6 भागों में आपको बांटना है। चलिए देखते हैं किन 6 भागों में बांटना है। ठीक है, देखो ये आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, दिखाई दे रहा होगा। इसको 6 भागों में कौन से में? पहला भाग है देखो यहाँ पर कच्छ का मैदान, दूसरा भाग देखो उसी के नीचे काठियावाड़, पहला कच्छ दूसरा काठियावाड़, तीसरा है गुजरात। तो ये तीनों गुजरात के अंदर ही हैं, 3 भागों में कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात। ठीक है, उसके बाद में आपका है कोंकण तट, और फिर है कन्नड़, और लास्ट में है मालाबार तट। इस प्रकार से आपको 6 भागों में बांटना है। एक बार फिर से देखो, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ और गुजरात, ये तीनों तो हैं गुजरात में। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कोंकण का मैदान और कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट। इन सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कच्छ का मैदान। तो कच्छ का मैदान सिंधु नदी के अवसादों से निर्मित चौड़ी और समतल कच्छ के मैदान क्षेत्र में ज्वार आंतरिक भागों में प्रवेश करने से मृदा लवणता की सांद्रता बढ़ जाने से यहाँ की मृदा लवणीय बन जाती है। इसकी एक ही विशेषता है कि मृदा लवणीय है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर ज्वार आते हैं, वो अंदर तक यहाँ पर मैदानी भागों में फैल जाते हैं। और आपको पता है महासागरों का जल होता है खारा, तो वो अगर मैदानी भागों में पहुँचेगा तो मृदा में क्या मिला देगा? लवणता, और जिससे ये क्या हो जाएगा? लवणीय हो जाएगा। और लवणीय बन जाने के कारण फिर यहाँ पर कृषि के लिए उपयोगी नहीं होगा। बस एक बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। काठियावाड़ का मैदान या सौराष्ट्र का मैदान भी इसे कहा जाता है। तो मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों से द्वारा निर्मित काठियावाड़ का मैदान संकड़ा मैदान होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पर कारण है, देखो कृषि के लिए उपयोगी आपका कच्छ का भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कारण है कि संकड़ा है। अब संकड़े भाग के अंदर कृषि कर पाना क्या नहीं है? संभव नहीं है। तीसरा है गुजरात के मैदान। तो गुजरात के दक्षिणी तटवर्ती मैदान में स्थित माही, साबरमती और नर्मदा, तापी नदियों के द्वारा अवसाद से ये निर्मित है और चौड़ा होने से ये कृषि के लिए उपयोगी है। तो 3 मैदान आपने गुजरात के अंदर पढ़े हैं, कच्छ का, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का और गुजरात का मैदान। तो गुजरात का कृषि के लिए उपयोगी है, ये दोनों उपयोगी नहीं है, और जिसका कारण भी मैंने बता दिया। बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। अगला है कोंकण का मैदान। तो कोंकण का मैदान महाराष्ट्र तथा गोवा में विस्तृत है, और कोंकण का मैदान संकड़ा और पथरीला होने के कारण इसका उपयोग है वो नारियल, काजू, आम जैसी जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए किया जाता है। और मानसून से पहले यहाँ पर वर्षा होती है, पूर्व मानसून पूर्व वर्षा, जो कि आपको जलवायु वाले टॉपिक में बता देंगे। उसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो कन्नड़ के मैदान। पश्चिमी तट पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान रखना। और पश्चिमी तट की तरफ आप पढ़ रहे हैं 5वां भाग कन्नड़ के मैदान। मुख्यतः कर्नाटक के तटवर्ती भाग में स्थित कन्नड़ के मैदान में नदियों के जलप्रपात कब बनते हैं? जब नदियां हैं वो पहाड़ी इलाके से अचानक से ऐसे जैसे गिरती हैं, तो वहाँ पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर एक शरावती नदी बहती है, उस पर सबसे प्रसिद्ध एक जोग फॉल या जोग गरसोपा उसी को कहते हैं, या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है उसका निर्माण होता है कौन सी नदी पर? शरावती पर। यहाँ पर होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। जबकि आपके कोंकण तट पर क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कन्नड़ तट पर चेरी ब्लॉसम या कहवा कॉफ़ी की खेती के लिए जो उपयोगी होती है, चेरी ब्लॉसम के नाम से उसे जाना जाता है। अगला है मालाबार के मैदान। ठीक है, तो मुख्यतः केरल का जो तटवर्ती भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बहुत सी लेगून झीलें, लेगून या पश्च झीलें क्या होती हैं? जैसे ये तटवर्ती भाग है, यहाँ पर ज्वार भाटा के साथ में जल आ जाता है और उसको अवरुद्ध या फिर यहाँ पर झील के रूप में रुक जाता है, उसे लेगून झील कहते हैं। तो केरल वाले भाग में लेगून झीलें काफ़ी पाई जाती हैं, जिनको स्थानीय भाषा के अंदर आप किस नाम से जानते हैं? क्याल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अन्नाईमुड्डी, वेमनाथ जो झीलें हैं उसी प्रकार की लवणीय लेगून झीलें हैं। और एक यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी है,
नेहरू ट्रॉफी वाला कि यहाँ स्थित पुनामदा कयाल यानी कि पुनामदा झील है, उसमें प्रतिवर्ष हर साल एक नौका दौड़ होती है जिसको वल्लम काली नाम से जानते हैं और नेहरू ट्रॉफी या नौका दौड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, ये तो हो गई कौन सा मैदान, पश्चिमी मैदान। अब आपको पढ़ना है पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान को, पश्चिमी को आपने 6 भागों में बांटा था, पूर्वी को आपको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटना है। 3 देखो, एक तो उत्कल का मैदान, आंध्रा का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। ठीक है, स्वर्ण रेखा से आपके कृष्णा नदी तक जो विस्तृत भाग है उसको उत्तरी सरकार भी कहते हैं, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखो, मैदानी भाग अलग है, तटवर्ती तट अलग है। तो तट को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार स्वर्ण रेखा से कृष्णा तक, कृष्णा से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये मैदानी भाग है उसको उत्कल, आंध्रा और तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। उत्कल उड़ीसा के अंदर है, उसको उत्कल के नाम से जानते हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियों से निर्मित पूर्वी तटवर्ती मैदान 100 से 150 या उससे अधिक चौड़ाई वाले हैं। देखो, इधर 50 से 100 तक थे, लगभग 64 इसकी एवरेज थी। इधर क्या है, 100 से 150 तक चौड़े हैं, यानी कि कुछ ये विस्तृत हैं। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। देखो, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 3 राज्यों में मुख्य रूप से विस्तृत है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस जो तटवर्ती मैदानी भाग है, इसकी उत्तरी सरकार और कोरोमंडल 2 मुख्य प्रमुख मैदान हैं। स्वर्ण रेखा से कृष्णा के मध्य ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार मैदानी स्थित हैं, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है। ठीक है, 2 तटवर्ती भाग हैं, उत्तर में आपको उत्तरी सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखो, पूर्वी तटवर्ती मैदान के प्रादेशिक विभाजन इस प्रकार से आप 3 भागों में कर सकते हैं, उत्कल का मैदान, आंध्रा का और तमिलनाडु के मैदान। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है उत्कल के मैदान। उड़ीसा में स्थित महानदी के अवसादों से निर्मित चौड़े व उपजाऊ उत्कल के मैदान हैं। चौड़े हैं इसलिए उपजाऊ भी हैं, साथ में लेगून झीलें होने के साथ भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील भी यहाँ पर चिल्का स्थित है। ठीक है, जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील, वो भी उड़ीसा के अंदर इसी उत्कल के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर पाई जाती है। आंध्रा के मैदान, यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदियों द्वारा निर्मित है ये मैदानी भाग, और ये मीठे पानी की कोलेरू झील यहाँ पर एक स्थित है इसी के मध्य भाग में। इस मैदान में पुल्लिकट नामक लेगून झील है, यानी कि खारी होगी, और इस झील में श्री हरिकोटा नामक द्वीप स्थित है, जहाँ से आपको पता है कि सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। सतीश धवन स्पेस केंद्र या अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, अगला है तमिलनाडु के मैदान। तो तमिलनाडु के मैदान, कावेरी नदी द्वारा निर्मित तमिलनाडु के मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं और इसके कारण ये खेती के लिए उपयोगी हैं। बस इतना ध्यान में रखना। और भारत का इतने खेती में उपजाऊ होने के कारण भारत का खाद्यान्न का कटोरा भी तमिलनाडु के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपके हो गई तटवर्ती मैदानी भाग। अब आपको पढ़ना है द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप समूह है आपको पढ़ने हैं। इससे पहले देखो, यहाँ से जो आपने पीछे टॉपिक पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पूर्वी जो मैदानी भाग हैं और पश्चिमी जो मैदानी भाग हैं उसमें अंतर क्या है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप वीडियो को, दोनों के अंदर अंतर देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा आप रोक कर देख लेना, यहाँ पर ज़्यादा विशेष बातें नहीं, ऊपर जो बताई हैं वही बातें हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से हैं, तो इसको आप ढंग से देख लेना। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक कर देखते रहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द्वीप समूह है तो भारत के दोनों ओर बंगाल की खाड़ी आपको पता है, जैसे ये भारत है, दोनों ओर एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है, और इनमें स्थित जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह हैं, ऐसे एक यहाँ पर प्रदेश भी निर्मित हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आपको पहले पढ़ना है। 2 द्वीप समूह हैं, आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये भारत का
प्रायद्वीपीय भाग है और इसके इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप। तो पहले हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर द्वीप देखो, द्वीप समूह किससे बनते हैं, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर द्वीप समूह बनते हैं। तो यहाँ पर लगभग 572, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में 572 द्वीपों का क्या है, समूह है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह ज्वालामुखी द्वीप है जिसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा वर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है और यह द्वीप अराकानियोमा पर्वत का ही भाग माना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अंडमान और निकोबार, देखो इस तरीके से अंडमान और निकोबार विस्तृत हैं। इन दोनों को अलग करने वाला जो बीच में चैनल है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट करके ध्यान में रखना है। विषुवत रेखा के पास इसके स्थित होने के कारण वर्षा अधिक होती है और इसी कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में सदाबहार वनों का जब भी नाम आता है तो अंडमान निकोबार का जरूर आता है। जैव विविधता यहाँ पर अधिक पाई जाएगी सदाबहार वन होने के कारण। इन द्वीपों पर विभिन्न जो जनजातियाँ हैं जैसे जरावा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ये आपको ध्यान में रखनी है। देखो जैसे ये है आपका अंडमान और निकोबार, है ना। तो उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, दक्षिणी पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है। फिर है लघु अंडमान। तो अंडमान को आप 4 भागों में बांटेंगे और निकोबार को 3 भागों में बांटेंगे। तो निकोबार देख लो, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, इस तरीके से ये विस्तृत हैं। इनको अलग करने, किसको, अंडमान और निकोबार को अलग करने के लिए बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। यानी कि जो आपके अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से, कौन सी गुजरती है, 10 डिग्री। ठीक है। तो फिर से ध्यान में रखना कि 4 भागों में आपके अंडमान और निकोबार को अंडमान को बांटा गया है, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और फिर लघु। और निकोबार को बांटा है 3 में, कार, लघु और ग्रेट। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यहाँ पर एक सर्वोच्च चोटी है, पर्वत चोटी, जिस सेडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सेडल पीक कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और नारकोंडम बेरन जो ज्वालामुखी द्वीप है वो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी पर है ही। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा भाग है। ये मध्य अंडमान है वो क्या है, सबसे बड़ा भाग है। ये बेसिक बातें हैं। और लघु अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है। इसी तरीके से अब आपको देखना है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का निर्माण परवाल निर्मित है। देखो अंडमान निकोबार ज्वालामुखी निर्मित था और ये किससे निर्मित है, परवाल से निर्मित है। और यहाँ पर कुल कितने द्वीप हैं, 36। और अंडमान निकोबार में कितने थे, 572। तो इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखो अमीन द्वीप, कन्नानौर, मिनिको, ये कुछ मुख्य यहाँ पर द्वीप समूह हैं छोटे छोटे। तो अमीन द्वीप और निकोबार कन्नानौर को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। कन्नानौर मिनिकोय को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और मिनिकोय आपका पता है मालदीव भारत का जलीय पड़ोसी देश है, उनके बीच में है 8 डिग्री चैनल, यानी कि ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो 8, 9, 10, 11 तीनों याद रखनी है। 8 किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकोय। मिनिकोय और कन्नानौर के 9 और 10 किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में। और कन्नानौर अमीन द्वीप के बीच में 11 डिग्री चैनल। ये चारों आपको ध्यान में रखनी है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती कन्नानौर द्वीप समूह पर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी किस पर है, कन्नानौर पर। और पोर्ट ब्लेयर किस पर थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा भाग द्वीप समूह कौन सा है, मिनिकोय है। और अमीन द्वीप तथा कन्नानौर के मध्य 11 डिग्री, ये मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से आपको द्वीप समूह ध्यान में रखने हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में जैसे कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बीच में अंतर स्पष्ट किया था आपने, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में तुलनात्मक रूप से ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्पीडली बताया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, लेकिन आपका समय बचाने के चक्कर में मैंने थोड़ा स्पीडली बताया है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक सारी बातें बताई हैं। इस प्रकार से ये अपना आज का टॉपिक है
जो आपका भारत की भौतिक प्रदेश वो आज समाप्त होता है मेरी तरफ से। कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप अपने स्तर पर पढ़ लेना, और इसके साथ में जो आपका प्री बोर्ड होना उसके लिए अच्छे से तैयार रहना, क्योंकि प्री बोर्ड के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, छोटे छोटे मोटे बड़े क्वेश्चन सारे आने हैं, तो इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है। ठीक है, और अगली जो टॉपिक है वो बता देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पढ़ाना है। वैसे मैं जलवायु के को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप बता देना कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। बने रहें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।